दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप कई कक्षाएं ले चुके हैं, आगे की कक्षा, आगे का जो विषय है, टॉपिक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। दैट मीन्स टॉपिक में एक वर्ड आ रहा है मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य आखिर है क्या, या मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन क्यों करना जरूरी, इस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य एज अ साइंस, एक विज्ञान। कई बार आ जाए मेंटल हेल्थ विषय किससे संदर्भित है या संबंध इसका किससे, ये विज्ञान से। आपने सुना होगा कई बालक मानसिक रोगी होते हैं या मनः रोगी होते हैं। कहा यह जाता है मेंटल हेल्थ क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि लोग, या भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो लोग इन्हें कुछ समझते ही नहीं, जबकि ये क्या है, ये समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को समझने के लिए मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के माध्यम से इन समस्याओं को जाना जाता है और जानने के साथ इनके उपाय बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निदान प्राप्त होता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान के रूप में है जो रोगों की रोकथाम करने, इसका अध्ययन करने, स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव देने के लिए अध्ययन किया जाता है। यह तो रही बात किसकी, मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल हेल्थ के साथ साथ बात आती है कि वो मानसिक विकार क्या है, वो समस्याएं क्या हैं, या मानसिक विकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनकी बात आती है। तो मानसिक विकार क्या है? मानसिक विकार, विकार जानते ही हैं आप। विकार कहा जाता है स्वास्थ्य के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो बाधाएं उपस्थित करती हैं आपकी कार्य और कार्य के संचालन में, वही सारी बाधाएं मानसिक विकार के रूप में आती हैं। अब मानसिक विकार हैं क्या क्या, तो कई नाम आते हैं इसमें, उन नामों पर चर्चा कर लेते हैं एक एक नाम पर। और क्योंकि ये नाम ही आपके प्रश्न सृजित कर देते हैं, जैसे एक नाम आपने सुना होगा मानसिक विकार में ही, भग्नाशा। सुना या नहीं सुना? भग्नाशा है क्या? तो एक व्यक्ति, आवश्यकता पूर्ति अगर नहीं होती उस व्यक्ति की, तो उसमें भग्नाशा पैदा होती है। कहने का तात्पर्य अगर ले तो एक विचारक हुए, विचारक हैं कोलेजनिक। कौन है? कोलेजनिक, नाम याद रखना। कोलेजनिक महोदय हैं, उन्होंने सीधा सीधा इस चीज को स्पष्ट किया, और स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया कि आवश्यकता पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में अवरुद्ध, आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अगर अवरुद्ध होता है व्यक्ति, या निष्फल होता है, और जब वह निष्फल होता है तो उसका व्यवहार क्या हो जाता है? उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है, और इस आक्रामक व्यवहार को ही भग्नाशा नाम दिया किसने? कोलेजनिक ने। कुल मिलाकर अगर देखें, जहां व्यवहार सामान्य ना हो, असामान्य हो जाए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर, या व्यक्ति अकेला अनुभव करने लगे, ये अवस्था ही भग्नाशा के रूप में जानी जाती है। क्लियर है? दैट मीन्स जैसे तमन्ना है नौकरी मिले ना मिले तो, या साथी की लग जाए आपकी ना लगे तो क्या कहें तब, या आपका जो लक्ष्य है आप वो चाह रहे हैं, एमपी चाह रहे हैं, यूपी चाह रहे हैं, उस टेस्ट में क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे, तब स्थिति क्या होगी? और कोई आपसे बार बार रिजल्ट पूछे क्यों, क्या हुआ, इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए, जरूरी है आपके लिए। तब आप वहां भग्नाशा के शिकार हो जाएंगे। ये मानसिक विकार है। इसके साथ साथ एक साधारणता आप लोग सुनते ही रहते हैं, लोग कहते नहीं मानसिक संघर्ष।
लॉकडाउन में इस चीज के आप बड़े शिकार रहे हैं। यहां पर स्थितियां क्या है, कई इच्छाएं आती हैं, कई विचार आते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां निर्णय नहीं ले पाते आप, या सीधा सीधा कहूं निर्णय शक्ति अवरुद्ध हो जाए, या व्यक्ति निर्णय लेने में भ्रमित हो, क्या करूं और क्या ना करूं। जैसे इस समय आप YouTube में बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, आपको लगता है क्या करूं, ये या वो। ये स्थिति क्या है, ये पशुपेश की स्थिति या आपका डिसीजन ना ले पाना, ये स्थिति ही क्या है आपके मानसिक संघर्ष की। बहुत सारी परिस्थितियां और अनिर्णय स्थिति को हम क्या कहते हैं, मानसिक संघर्ष कहते हैं। और कहते हैं दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जहां ऐसी स्थिति होती है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। समस्याएं जो अभी आपको कुछ लग रही हैं, वो समस्याएं और भी भयावह हो जाती हैं, बृहद हो जाती हैं। ध्यान देना, इसी चीज को डिफाइन किया किसने, डगलस ने। किसने, डगलस ने इस चीज का स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा, संघर्ष, विरोध, विपरीत इच्छाओं। ध्यान देना, संघर्ष, विरोध, विपरीत इच्छाओं में तनाव के कारण पैदा होने वाली, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप जो चीज चाह रहे हैं उसके विरोध हो रहा है, या विपरीत इच्छाएं हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, गार्जियंस कुछ चाह रहे हैं, या परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, तब आप तनाव महसूस करते हैं, असहज आप पाते हैं। और यह असहज कष्टपूर्ण स्थिति है सांवेगिक दशा, और यही कष्टपूर्ण स्थिति को डगलस ने साफ बताया, यही क्या है, यही तो मानसिक संघर्ष है। क्लियर है ना। इसी के साथ मानसिक विकारों में ही जर्नल है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तनाव कहा गया। इस तनाव के बारे में गेट्स और ड्रेवर इनके शोध भी आते हैं। किसके, गेट्स के और ड्रेवर के। इन्होंने अपने अपने तरीके से इस चीज को डिफाइन भी किया, परिभाषित किया। ड्रेवर ने यह बता दिया, तनाव संतुलन नष्ट होने की सामान्य भावना है, जहां आपका बैलेंस होते हैं आप, उस स्थिति को स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। और जहां पर आपका व्यवहार आपके सामने संकट उपस्थित कर देता है, मीन्स व्यवहारात्मक संकट उपस्थित होना, और जिससे संतुलन नष्ट हो जाए, डिफाइन किया ड्रेवर ने कि यही क्या है, यही स्ट्रेस है, तनाव है। ध्यान देना, वहीं गेट्स भी वही चीज कहते हैं। गेट्स ने सीधा सीधा कह दिया असंतुलन दशा। कौन सी दशा, असंतुलन दशा ही तनाव है। ध्यान देना, यहां पर सीधा सीधा गेट्स डिफाइन करते हैं कि असंतुलन दशा ही क्या है, यहां पर असंतुलित हो जाए उस सिचुएशन को ही इन्होंने कह दिया कि वही क्या है, वही तनाव है। इसके साथ ही मानसिक विकार में एक नाम सुना ही है आपने, चिंता। कहते हैं चिंता क्या होती है, चिंता चिता समान है। किसके समान, और चिंता आती कब है, तो बताया यह गया कि जहां पर अति सीमा को आप प्राप्त कर रहे हैं, और अति सीमा को जहां आप प्राप्त करते हैं, और यह अति सीमा किसकी, तो चिंता, चिंतन की अति सीमा है, चिंतन की अति सीमा। चिंतन की अति सीमा जहां पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेती है, और आप चिंतन की अति सीमा में क्या होते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। चिंतन की अति सीमा नकारात्मक हो जाए, क्या हो जाए, तो चिंतन की अति सीमा नकारात्मक हो जाए, जहां वही क्या है, वही चिंता है।
ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं ना चिंतन करते करते कहां चिंता के ग्रसित हो गए आप। ठीक, साथ ही मानसिक विकार में ही आती है हीन ग्रंथियां, विकार है। हीन ग्रंथियों का, और ये अक्षर विकार ज्यादातर आप देखेंगे किसमें देखा जाता है, तो किशोरों में। कई बार एग्जामिनेशन प्रश्न कर देता है हीन ग्रंथियां सर्वाधिक प्रभावी कहां होती हैं, किशोरों में। और इसीलिए किशोर अवस्था को क्या कहते हैं आप लोग, किशोर काल। किसका, तूफान का, पीड़ा का, व्यसन का क्या है, काल है। दैट मीन्स सीधी सीधी बात करें, भग्नाशय हो, मानसिक संघर्ष हो, आपका चिंता हो, आपका तनाव हो, हीन ग्रंथियों के कारण यहां आपके विचार दमित होते हैं और आप उससे उत्तेजित होते हैं। और यह उत्तेजना आपको चेतना का नियंत्रण खो देता है। और चेतना जब नियंत्रण खोती है तो चीजें आप कर गुजरते हो और बाद में आपको स्मरण में ही नहीं रहता, अचेतन स्थितियां आ जाती। और उसका कारण क्या है, हीन ग्रंथियां। किशोरों के साथ अक्सर ये चीजें होती नजर आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मानसिक विकार है। अब इन मानसिक विकारों, या सीधी सी बात मैं कहूं कि इनके कॉजेस क्या है, कारण क्या है। तो मानसिक विकार के कारण क्या है, या मानसिक अस्वस्थता के कारणों की बात करें तो मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या है, किन कारणों से व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या है, मानसिक अस्वस्थता के कारण, किसके कारण, मेंटली अस्वस्थ व्यक्ति क्यों हो जाता है। या अगर हम देखें तो सामान्य रूप से आप देखते हैं मानसिक रूप से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्वस्थ जरूर है, कहीं ना कहीं वह असफल हुआ है और इस कारण असंतुष्ट है। और यह अस्वस्थता यूं ही नहीं आई, इसके पीछे कई कॉजेस, कई कारण है। जैसे शारीरिक कारण, कौन से शारीरिक कारण, कौन से कारण है, शारीरिक। फिजिकल कंडीशंस है व्यक्ति की, जिनके कारण व्यक्ति अपने को निराश, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई शारीरिक रूप से टेढ़ा मेढ़ा है, आकार उसका उपयुक्त नहीं हो, निराशा का शिकार हो जाता है। ऐसे ही कारणों में आता है वंशानुक्रमणीय कारण। कौन सा, वंशानुक्रमण। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है माता पिता, और जिसके कारण बच्चे भी उन्हीं के जैसे उत्तेजित दशाएं, उन्हीं के जैसी स्वरूप, उन्हीं के जैसे, क्योंकि पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती हुई देखी जाती, तो उन्हीं के समान, उन्हीं के जैसा रूप, आकार, शरीर, आकृति, यहां तक कि कार्य गतियां भी। तो इस कारण से भी बालक क्या होते हैं, मानसिक रूप से अपने को अन्य बालकों से उपयुक्त न देखकर उपयुक्त नहीं पाते, अनुपयुक्त पाते। और यह दशा भी कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंदर असंतोष को जन्म देती है। कारण और भी है, अन्य कारणों में देखें पारिवारिक कारण है। पारिवारिक कारण में आप जानते हैं, अगर परिवार बड़ा है, अत्यधिक बच्चे हैं, 5 से 6 भाई बहन हैं, आवश्यकताएं अत्यधिक हैं, आवश्यकताओं के पूरा नहीं होती, माता पिता नहीं कर पाते, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, और यह झगड़ा मानसिक रूप से उन्हें दुखी करता है, और साथ ही यह अभाव उन्हें पीड़ित करते हैं, और स्नेह प्यार इनकी भी कमी नजर आती है। और इस कमी के कारण आप देखते हैं आवश्यकता प्रतिपूर्ति नहीं होती, पारिवारिक कलह मानसिक अस्वस्थता को जन्म दे देती है।
कारण और भी विद्यालयीन कारण है। अर्थात विद्यालय आप देखते हैं, सरकारी विद्यालयों को आप देखें, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को देखें, जहां पर कठोर अनुशासन है, ऐसे विद्यालयों को देखें तो आप देखेंगे यहां डांट डपट मारपीट इनका प्रयोग अत्यधिक होता है। कलह द्वेष जैसी तनाव जैसी स्थिति बनती है जो कहीं ना कहीं बालक की मेंटल हेल्थ पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके पीछे वजह बहुत बड़ी मेजर में है। वजह क्या है? सामाजिक कारण ही है। कौन सा? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ये बताते हैं कि अगर बच्चा मलिन बस्तियों में है, मलिन सोसाइटी में है, समाज में है, गंदे समाज में, जहां नकारात्मकता भरी पड़ी है, तो बच्चा मानसिक तनाव का ग्रास हो जाता है। कई समाजशास्त्रियों ने इस चीज पर बताया कि जीवन की दुश्वारियां, जीवन की जटिलताएं सामाजिक पृष्ठभूमि से बालक को अगर प्राप्त होती हैं तो मानसिक रूप से असंतुष्ट होता है। और इसका एक कारण है, जितने भी अपराधी देखे गए वो ऐसी मलिन बस्तियों से ही आए थे। तो कारण उनके पीछे मानसिक अस्वस्थता का अगर कोई कारण निकल कर आया तो वह कारण क्या था? वह कारण था उनका समाज। या इसके साथ अगर हम देखें तो जीवन की विषम परिस्थितियां। कई बार यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति निराशाओं और असफलताओं से इसलिए भर जाता है क्योंकि जब जब उसने जो भी कार्य किया, स्थितियां क्या हुई? कहते नहीं, स्थितियां वैसे ही हुई। उम्र सारी लग गई आशियां बनाने में, ये आसमां जिसका नहीं बिजलियां गिराने में। कहने का तात्पर्य आप जिस चीज के लिए मुद्दों से प्रयास कर रहे हो और वो चीज जब आखिरी मुहाने पर हो, जब सब कुछ होने ही वाला हो, तभी ऐसी कयामतें आए, ऐसी समस्याएं आए कि सब कुछ आपका किया हुआ तहस नहस हो जाए। ऐसी स्थितियां आपको क्या कर देती हैं? असंतुष्ट बना देती हैं। प्रेम में जो लोग धोखा खा गए, किशोरों के साथ अक्सर होता है। सब कुछ अच्छा जा रहा था और अंततः क्या हुआ वो नहीं आता है। अक्सर आपने एक लाइन सुन ली होगी, मेरी किश्ती किनारे तक लगने वाली थी, तभी इस तूफान को भी आना था। ठीक, मतलब किनारे आप लगने वाले थे, अपनी मंजिल प्राप्त करने वाले थे। ऐसी स्थितियों में भी तो अक्सर आप देखें किशोर, इसीलिए किशोरों की मानसिकता ज्यादातर नकारात्मक नजर आती है। और उन लोगों की ज्यादातर आप देखेंगे, उन किशोरों की जो अत्यधिक सांवेगिक स्थितियों में है और जहां पर नियंत्रण की स्थिति अत्यधिक है, वो अति सीमा को पार करते हैं और वह अति सीमा उन्हें असंतुष्ट स्थिति के रसातल में ले जाती है और कई घातक भी। और यहां तक यही कारण है सर्वाधिक आत्महत्याएं इन्हीं किशोरों आदि के द्वारा की जाती है। तो कहा गया विषम परिस्थितियां ये भी आपको क्या बना देती, नकारात्मक बना देती। आपका नजरिया क्या हो जाता है? नकारात्मक ही हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। गरीबी आर्थिक कारणों में शुमार है। कहा गया गरीबी के कारण व्यक्ति गलत कार्यों को करने लगता है। ये गलत कार्य सामाजिक पृष्ठभूमि में उसकी स्थिति असंतुलित करते हैं। और यही एक कारण है कि व्यक्ति यहां पर सामाजिक पराभव को भी प्राप्त करता है और मानसिक पराभव को भी प्राप्त करता है और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। संवेगात्मक कारण, जिसका मैंने बताया, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जिसमें जो भी व्यक्ति अत्यधिक भावुक होगा वो उतने ही बड़ी मानसिक अस्वस्थता का बड़ी शीघ्रता से शिकार हो जाता है। इसीलिए जिसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं, और संवेगों पर नियंत्रण जिन लोगों का नहीं, वो अति शीघ्र ही मानसिक रूप से असंतुलित होते नजर आते हैं। तो और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, रक्तचाप आदि की स्थितियां असमान हो जाती हैं, शरीर पर इनका नियंत्रण नहीं रहता, ना चाहते हुए भी कई ऐसी गतिविधियां ये कर देते हैं जिससे आगे चलकर अपराधी तक बन जाते हैं। कहा गया सांस्कृतिक कारण भी है, जहां अत्यधिक परंपराएं हैं, जहां अत्यधिक बंदिशें हैं, जहां हर चीज पर रोक टोक है और जिन चीजों को जितना अधिक छुपाया जाता है, बचाया जाता है, उतनी ही जिज्ञासा, और यही जिज्ञासा उन्हें सीमाओं को तोड़कर चीजों को करने के लिए मजबूर करती है। और ऐसी स्थितियों में बालक अति सीमा को और आनंद को किसी भी स्थिति में प्राप्त कर लेना चाहता है। तो यही एक कारण है कि उन्हें अपने और अपनी संस्कृति के प्रति कुंठा का भाव। देखते हैं आपकी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में तो आपकी महिलाएं, आपके घर के लोग ये मानते हैं कि आप लोग पिछड़े हैं, और इसकी वजह यह है आपकी संस्कृति की बंधन है। कई प्रतिबंध कई धर्मों में है। यहां पर मैं मुस्लिम समाज के लिए मैं कहीं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं
वहां पर तो स्थिति अब तो कुछ हद तक बहुत सुधर गई। मध्यकाल आदि की स्थिति थी, यहां भोग्यमान वस्तु समझ लिया गया था। स्थितियां समझिए, जहां पहले वैदिक व्यवस्था में यत्न नारिष्ट पूजन्ते रमन्ते तत्र जैसा विचार था, वहीं भोग्य वस्तु को मान लिया गया था। तो ये स्थितियां भी, ये संस्कृति का स्वरूप भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से असामान्य करता है। अस्वस्थता का भौगोलिक कारण भी है, अत्यधिक जहां गर्मी पड़ती है, अत्यधिक ठंडी पड़ती है, मलिन क्षेत्र आदि में आप रहते हैं, जलवायु की दशाएं अत्यधिक विषम स्थिति में है, वहां पर भी व्यक्ति का स्वभाव असमान होता है। ये भी मानसिक अस्वस्थता की स्थितियों का निर्माण करता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे मेंटल हेल्थ आपका क्या होता है, मेंटल हेल्थ की स्थितियां अनुपयुक्त होती नजर आती। ये तो बात हो गई अस्वस्थता के कारणों की। अब बात कर लेते हैं कि कारण तो है, इन कारणों के साथ इनका उपचार क्या होगा, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो उपचार क्या है किसका, मानसिक अस्वस्थता का। कारण जान लिया हमने, तो अस्वस्थता का उपचार कैसे किया जाए। तो उपचार करने के रूप में अगर देखें तो प्रमुखता से इसकी जो कार्य विधियां हैं, उन कार्य विधियों पर चर्चा करें जिससे अस्वस्थता का निदान किया जा सकता है। तो वो कुछ इस प्रकार है। मुख्यतः देखें तो मानसिक अस्वस्थता का निदान करना या उपचार करना, ये दो स्वरूप है। तो निदान करने के लिए जब हम जाते हैं तो निदान की स्थितियों में पहली दशा है शारीरिक दशा, जिसमें जो अंग है, कार्य क्षमता है, जिनसे में रोग या विकृति आई है, उन्हें दूर करना। दूसरा है पारिवारिक दशा, माता पिता को समझाएं, परिवार से संबंध जो है उन्हें बताया जाए, परिवार को एकता की महत्व को बताया जाए, जिससे भग्नता आदि की समस्याओं को दूर किया जा सके। तीसरी चीज है इसका निदान करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन। यही कारण है कि आप सरकार को देखें, जिन लोगों के पास पैसा नहीं उन्हें मदद करना, ये सारी चीजें, और इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि मानसिक दुर्बल स्थितियां जो है, अस्वस्थता का जहां बीज रोपण है, उसे खत्म किया जा सके। साथ ही है आर्थिक स्तर पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो लोग अनुपयुक्त हैं उन्हें सरकारी मदद दी जा रही है। साथ ही सामाजिक दशा है, समाज में जो बुराइयां हैं, लगातार समाज सुधार माध्यमों से, सरकार की माध्यमों से, लोगों की अवेयरनेस प्रोग्राम से, शिक्षक होने के नाते आप लोगों को भी इस दिशा पर लगातार प्रयास करने की बात की जा रही है। मानसिक दशा कहा गया कि मुख्य वजह क्या है, मुख्य वजह है आपकी मानसिकता। अगर मानसिकता में बदलाव ला दिए जाए तो सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस पर भी काम करना होगा। व्यक्तित्व की अन्य चीजें हैं, जैसे व्यक्तित्व में कुछ चीजें अगर शामिल की जाए, अन्य विशेषताएं जिससे रोगियों का आप उपचार कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, तो वो क्या है। साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड्स का प्रयोग करिए, आप मिलिए, प्रश्नावली से उन समस्याओं को समझिए कि समस्याएं क्या हैं, ऑब्जर्व करिए, निरीक्षण करिए। जहां हो सके संभव कि कोई चीज सुनने में, देखने में कोई कठिनाई है, डॉक्टरी यंत्रों का प्रयोग करें आप। साथ ही इसके अलावा व्यक्तित्व परिसूची एक मेथड है मनोवैज्ञानिक विधि का, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों की अगर कोई समस्या आती है, सामूहिक अभिलेखों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजी के कई टेस्ट हैं, उन टेस्टों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रयोग किए जा सकते हैं। सामान्य सेवाओं के माध्यम से जो भी अक्षमताएं हैं उनका एहसास ही ना दे, इस तरीके से आप निदान कर सकते हैं। किसका, मानसिक अस्वस्थता का। इसके अलावा अगर हम देखें तो मानसिक अस्वस्थता के निदान के अलावा दूसरा जो हमने तरीका बताया था वो था उपचार। तो उपचार की स्थितियों में ही दो तरीके थे, पहला निदान और दूसरा उपचार। अब उपचार में दो तरीके से उपचार होता है। कहते नहीं, समस्या जैसी हो, साधारण हो तो साधारण मानसिक अस्वस्थता जो समस्या नजर आएगी, या गंभीर मानसिक अस्वस्थता। अगर साधारण है तो उसके उपचार क्योंकि अलग तरीके हैं, जैसे उन्नयन करें आप। उन्नयन का मतलब है इमोशंस जो हैं इन्हें अच्छे उद्देश्यों से जोड़। जैसे क्रोध कोई व्यक्ति करता है तो उसे कहें कि जब कोई बुराई आपके सामने आए तब क्रोध करें, तब उसका क्रोध क्या हो जाएगा, निर्माणात्मक हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा। सीधा सीधा है, सुझाव दे, सजेशन दे, सजेशन के माध्यम से भी, लेकिन सजेशन के लिए आदर्श परिस्थिति में ही सजेशन दिए जाए, इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पुनः शिक्षण करें, कोई चीज नई व्यक्ति को समझ में आ रही, बार बार करें, और बार बार करने में क्योंकि उसका आत्मविश्वास कमजोर है, जब आप बार बार वो चीज कहेंगे, कहते नहीं लंगड़े को जब ऊपर चढ़ाना होता है आप बल दीजिए, बच्चे को आप बार बार बल देते हैं, तो क्या आपकी उंगली से, आपके सिंबल से, आपके बार बार उसके प्रयास कराने से आप देखते हैं बच्चा महज आपकी उंगली पकड़कर चलने लगता है। एक चीज और है विश्राम।
व्यक्ति टायर्ड हो जाए, थका हुआ व्यक्ति जो मेडिसिन आदि पर भी तो निर्भर, आत्मविश्वास जब टूटता है तो उसके पीछे कई बार फिजिकल वर्कआउट भी अत्यधिक होता है। तब जरूरी है कि उपयुक्त पोषण दे, उपयुक्त विश्राम दे। कई बार थके हुए बालक रातों पढ़ते हैं, कहते नहीं वो एक आपके उसमें कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटी सवेरे सफा। सफा क्यों हो गई? निद्रा की स्थिति थी। आपको क्या पर्याप्त रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपकी क्षमताएं उपयुक्त रहें और उन क्षमताओं का संचित। आपने अत्यधिक क्षमता जब प्रयोग कर ली तो क्षमता शून्य स्थितियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप जो स्वतः सामान्य स्थितियों में क्षमता से कार्य कर सकते हो वह भी करने में आप अक्षम हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए पर्याप्त, इसीलिए कहा जाता है एग्जामिनेशन टाइम वगैरह में पर्याप्त उपयुक्त निद्रा आदि को लेना चाहिए। साथ ही सामूहिक चिकित्सा इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सामूहिक चिकित्सा का तात्पर्य समूह में जो बच्चे हैं कक्षा के 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इनकी समस्याओं का आप अवलोकन कर लें, सामान्य सी जो स्थिति है उनका प्रयोग करें। तो एक चीज और, तनाव को दूर करने के लिए एक अच्छा तरीका है, मेडिसिन है, म्यूजिक, संगीत का प्रयोग करिए, तनाव अपने आप दूर होता है। साथ ही बच्चों के तनाव को दूर करना या मेंटल अस्वस्थता को कम या खत्म करने का तरीका खेल। इसलिए आप देखें किंडर गार्डन योजना, मांटेसरी पद्धति ये सीधा सीधा बताती है खेल का प्रयोग करें। साथ ही कई व्यावसायिक चिकित्सा है, उनके माध्यम से भी टोकरी में बॉल का रखना, चित्रों की रंगाई करना या बच्चे को कार्यों में लगाना। जो आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने सीधा सीधा बुनियादी शिक्षा की बात की थी, तो कहा गया, कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का घर, तो मानसिक अस्वस्थता का कारण खाली दिमाग भी। तो बच्चों को कार्यों में लगाएं जिससे मानसिक तनाव की स्थिति का निर्माण की स्थिति बने ही ना, और साथ ही उनके निर्माण और रचना से उनमें सेल्फ बिलीव। ये तो साधारण तरीके से मानसिक अस्वस्थता का उपचार था। अब बात हो जाती है गंभीर अगर स्थितियां हैं तो फिर कुछ विशिष्ट विधियों की जरूरत होती है। क्या करने के लिए? गंभीर अस्वस्थता का उपचार करने के लिए। उसमें एक विधि का नाम आता है आघात विधि। नाम सुना होगा आपने, कौन सी? आघात विधि नाम ही है, और नाम बस है, बड़े आसानी। आघात विधि का तात्पर्य है कष्ट देकर। क्या देकर? कष्ट देकर, तकलीफ देकर चीजों को ठीक करना। प्राचीन समय में इसी विधि का प्रयोग किया जाता था, अर्थात कष्ट से आपको क्या करना? सुधार करना। इसमें करते क्या थे? पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ओशन, ध्यान देना, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और ओशन, इन दोनों का मिश्रण सुंघा दिया जाता था रोगी। और इसके अलावा आप देखें तो इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता था। इसके बाद आघात विधि में किसका प्रयोग होने लगा? इंसुलिन इंजेक्शन का। और इसके बाद कपूर और मेटाजाल, ये दो चीजें प्रयोग की जाने लगी। कौन कौन सी? कपूर और मेटाजाल, इनका प्रयोग किया जाने लगा। इनके प्रयोग से कुछ क्षणों में व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता था, और उस कष्ट से मुक्ति के लिए व्यक्ति अपनी पूरी शिद्दत, पूरा प्रयास करता था। इससे कहते थे आघात विधि, जिससे अगर कोई रोगी चीजों को दबा रहा है, छुपा रहा है, या किन्हीं ऐसे विकारों से, संक्षिप्त चीजों से चीजों, तो उससे बड़ा कष्ट देकर उसे वापस लेकर आना, इस विधि का प्रयोग किया जाता। दूसरी एक विधि आई रासायनिक विधि। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। नाम ही है उसका, यथा नाम तथा गुण। देन गंभीर मानसिक अस्वस्थता है तो रासायनिक विधि में रसायनों का प्रयोग किस पर करना? मस्तिष्क में करना, और रसायनों के प्रयोग से मनोवृत्ति को ठीक करने का प्रयास। इसके बाद तीसरी जो विधि आई उसे कहते हैं मनोशल्य विधि। कौन सी विधि? मनोशल्य विधि। मनोशल्य विधि। इस विधि से, इसके अंतर्गत शल्य क्रिया की जाती थी, जिसमें थैलेमस और फ्रंटस, थैलेमस और फ्रंटस, ये दो चीजें
इनका संबंध विच्छेद कराया जाता था और इससे असामान्य से असामान्य स्थितियों में सुधार का प्रयास किया जाता था। तो इन विधियों के माध्यम से मानसिक अस्वस्थता का उपचार किया जाता था। कुल मिलाकर अगर देखें तो इसके मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम के क्या क्या उपाय, ये तो सारी वो चीजें थी उपचार के तरीके, जिसमें निदान के माध्यम से और उपचार के तरीके से क्या किया जाता है, मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार करने वाले व्यवहारों की उपचार किया जाता है और इन उपचारों के माध्यम से जो क्षति हुई है उस क्षति को दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ वो उपाय क्या है जिससे मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम की जा सके। तो कहा यह गया रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं। तो मानसिक अस्वस्थता के रोकथाम का उपाय क्या है, तो रोकथाम उपाय की बात कर लें तो रोकथाम उपाय में अभी बात हो रही थी किस पर, उपचारों पर। अब उन उपायों की बात कर रहे हैं जिससे मानसिक अस्वस्थता को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पहला परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, माता पिता पर्याप्त स्नेह देंगे, बालक को प्रेम, स्नेह, मान्यता, सुरक्षा और स्वीकृति प्राप्त होगी। ऐसी समस्या बालक में नहीं देखी जाएगी, एकाकीपन आदि का वो शिकार नहीं होगा, मानसिक विक्षिप्त तो नहीं होगा। दूसरा, विद्यालय, अगर विद्यालय उत्तम है, शिक्षक प्रशिक्षित है, प्रेम, स्नेह, स्वतंत्रता और आनंद का वातावरण मिलता है, खेलकूद और रुचियों पर बालक के ध्यान अगर दिया जाता है तो बालक में जो वंशानुक्रम से भी प्राप्त समस्याएं हैं उन्हें भी लंबी प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जा सकता है। शिक्षक इसका तुरंत संज्ञान लेकर निदान कर सकते हैं। तीसरी चीज, विशिष्ट आवासीय विद्यालय, अगर समस्या मंदबुद्धि बालक हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक हैं, मानसिक दोष युक्त बालक हैं, कुछ समायोजन के हैं, इन्हें इस समूह के विशिष्ट विद्यालय में भेजा जाए, वहां विशेष कार्य रीतियों के माध्यम से इनका निदान किया जाए। शिशु निर्देशन के देखा गया छोटे बच्चों के लिए कोई गाइडेंस की विशेष व्यवस्था नहीं होती, पालन पोषण सुरक्षा आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। कोशिश की जाए कि माँ बाप को यहां प्रशिक्षित किया जाए ताकि ऐसी समस्या का अभिभार भी ना हो, अर्थात शिशु निर्देशन केंद्रों की स्थापना की जाए। कहा गया मेंटल हेल्थ, जिसे लोग समस्या मानते ही नहीं, भारत जैसे देश में या कई पिछड़े देशों में आज इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा इसके सिद्धांतों, इसके विषय में संज्ञान दिया जाए, शिक्षकों को भी और समाज के जन को भी इसका ज्ञान दिया जाए ताकि यह अस्वस्थता की स्थिति जो एक विकराल संकट के रूप में, एक समस्या के रूप में लोग इसे समस्या समझें और जब समस्या समझेंगे तब निदान के लिए भी प्रयासरत होंगे, समस्या का निदान प्राप्त होगा। आर्थिक सहायता दी जाए, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए कि जो अक्षम है, आर्थिक रूप से अनुपयुक्त है, उन्हें भी मदद दी जाए और मदद के माध्यम से यह मानसिक अस्वस्थता का जो बीज रोपण है इसकी न सिर्फ जानकारी बल्कि इसका निदान भी किया जा सकता है। ये तो बात हुई उपायों की जो किए जाते हैं। अब बात आती है इसी में है कि बाल व्यवहार की क्या समस्या है, अर्थात बालक के व्यवहार में क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं। तो बाल व्यवहार समस्याएं क्या है यहां, बाल व्यवहार समस्याएं बालक के व्यवहार में। तो अक्सर आपने देखा होगा प्रत्येक बालक को अगर आप देखें परिवार में, साथियों के साथ, संगियों के साथ, तो आप देखेंगे कि यहां पर बालक, हर एक बालक सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, अवबोधों, समायोजनता जैसी स्थितियों में सामान्य नहीं होता या उनका सही तरीके से पालन नहीं कर सकता या पालन नहीं कर पाता। और इसके पीछे अगर आप जाएं तो देखेंगे इसके पीछे कई कारण हैं जिन कारणों से बालक ऐसा नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये चीजें समझ में आती हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब जरूरी है कि आप समझ सकें कि ये व्यवहारात्मक समस्याएं हैं कौन सी। तब आपको ये जानने की जरूरत होती है कि व्यवहारात्मक बालकों की समस्याओं के प्रकार कितने। तो पहला देखें तो पहला प्रकार है शारीरिक। शारीरिक प्रकार में आपने देखा होगा बच्चों में कई बार कईयों की गर्दन लचकाने की, कईयों के कान हिलाने की, कईयों के सर हिलाने की, कई बच्चों में आप देखेंगे समस्या आती है व्यवहारात्मक समस्याओं में, अंगूठा चूसते नजर आते हैं। कई बालिकाओं को आपने देखा होगा नाखून काटती नजर आती हैं, कई लोग कंधे मटकाते हैं, कई लहराते हैं, कई तरह तरह से बात करते हैं, हाथों को बजाते हैं। ये सब क्या है, ये बालक के शारीरिक अवयव संबंधी समस्या। एग्जामिनेशन कई बार कंडक्ट क्वेश्चन पूछ देता है
आंखों का मटकाना, कंधे मटकाना, नाखून काटना किस तरीके की समस्या है? तो ऐसी समस्या है, फिजिकल समस्या, शारीरिक अवयव संबंधी समस्या। दूसरा, मानसिक समस्याओं के अंतर्गत चीजें कई आती हैं, जैसे कई लोग दूसरों पर निर्भर, हर समय उन्हें जिन बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार मिलता है वो इस समस्या के ग्रसित हो जाते हैं, या जिन्हें कभी निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता वो भी इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। कई लोग आत्मविश्वास की कमी एक समस्या है, हीन भावना। कई बच्चों में अत्यधिक दुबला होने के कारण, अत्यधिक लंबा होने के कारण, अत्यधिक मोटा होने के कारण ये भाव आ जाता है, ये करने में हम, ये खेलने में हम, ये करने में हम अक्षम हैं। इस तरीके कई बच्चों में मेंटल कठिनाइयों से विचलित, वो भागते हैं, जैसे मैथ से समस्या तो मैथ से भागते नजर आ रहे हैं, अंग्रेजी से समस्या अंग्रेजी से भागते नजर आए, ये समस्या नजर आती है। साथ ही कई में विवेकहीनता, कई बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं मंद बुद्धि है तो वो विवेक से ही नहीं, ये मेंटल समस्या है। कई बच्चे ईगो शिकार हो जाते हैं, कुछ अतिरिक्तता एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में अक्सर देखा गया कि वो किसके, घमंड के शिकार हो जाते। तो ये सारी समस्या कैसी है, ये मानसिक। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्याओं का और भी समस्याओं का स्वरूप है बाल्य व्यवहार में, वो है इमोशनल अर्थात सामयिक। तो सामयिक समस्याएं कौन सी हैं, जैसे जिद करना, संगी साथियों के साथ लड़ना, आज्ञा ना मानना, झगड़ा करना, या कई लोगों को आपने देखा होगा झूठ बोलने की आदत होती है, किसकी, अत्यधिक झूठ बोलते हैं। और कई लोगों को चोरी करने की आदत होती है, वो चाहे खाने पीने की चीजें, वो इसे समस्या नहीं मानते, पेंसिल चोरी कर लेना, रबड़ चोरी कर लेना, किसी का अच्छा पेन देखना, वो चोरी, लेकिन ये है सब क्या, समस्याएं हैं। तो बालक में विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके की समस्याएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था की बात करें तो ज्यादातर शैशवावस्था में अंगूठा चूसना और भयभीत होना, इन दोनों चीजों की समस्या। अक्सर मां कहती थी चुड़ैल आ रही है, भूत आ रही, ये फियर डाला जाता है और बच्चे से क्या है, डरने लगते हैं। ऐसा होता नहीं, लेकिन ये फियर आपने डाल दिया वहीं से। बाल्य अवस्था में आप देखें तो कई समस्याएं हैं, जैसे बच्चे मलमूत्र कहां कर देते हैं, कपड़ों में या बिस्तर में, क्रोध करते हैं क्योंकि किसी से कह नहीं पाते, जो चीजें चाहिए होती है अक्सर चोरी करते देखे जाते हैं। या इस अवस्था में बच्चे अपनी काम भावनाओं आदि को छुपाते भी हैं, तो यहां अशक्त बोलने लगते हैं। तो ये प्रधान समस्या नजर आती है कहां, बाल्य अवस्था में। अगर यहां देखें बाल्य व्यवहार की समस्या में किशोरों में देखें तो किशोर अक्सर आवारा घूमते हैं, क्या करते हैं, आवारा घूमते हैं, नाखूनों को काटते हैं, धूम्रपान करते हैं, गृहकार्य नहीं करते हैं, स्कूलों से यूं ही भाग जाते, आज्ञा नहीं मानते, अभिवादन नहीं करते। और ध्यान देना, अक्सर बड़े बुजुर्ग जब मिल जाएं तो हकलाते भी और घबराते भी हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, गुस्सा आ जाए, चीड़ फाड़ करना, तोड़ना। कहते नहीं प्रेम में असफल हुए तो अक्सर कहते नहीं, एक आता है, एक उदाहरण आता है एक जगह की, एक व्यक्ति प्रेम में असफल हुआ तो वो कंकड़ लेकर समुद्र में चलाने लगा, तो एक समझदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, कह रहे मैं तबाह कर दूंगा। तो उसने कहा किसे, समंदर को। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला, ना ये पत्थर खत्म होने वाले, ना ये समंदर का जल खत्म होने वाला। लेकिन उसे कौन समझाता। तो कहने का तात्पर्य है, इसके अलावा यौन विकृतियां किशोर अवस्था में अक्सर आकर्षण होता है विषम लिंगीय, और पहले आकर्षण होता है समलिंगीय। तो ये समस्याएं अक्सर नजर आती हैं किसमें, किशोर अवस्था के व्यवहार संबंधी। अब भय समस्या है और अंगूठा चूसना समस्या है, कहां की, ध्यान देना, शैशव की। अब इन समस्याओं के साथ बाल्यावस्था में कपड़े का मलमूत्र करना, क्रोध करना, यह समस्या है, अशब्द बोलना, यह समस्या है। वहीं आप देखें तो बच्चे यहां चोरी करते नजर आती, यह समस्या है। आवारा घूमना, ये स्थितियां विद्यालयीन समय में विद्या अध्ययन न करना, नाखून चबाना, धूम्रपान करना, गृहकार्य ना करना, ये प्रधान समस्या है किनकी, किशोर अवस्था की। हकलाना, स्पंदन करना, यौन विकृतियां। अब आप जाएं तो इन व्यवहार समस्याएं जो यहां नजर आई, मनोवैज्ञानिक से इन समस्याओं को अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये सारी चीजें लोग समस्या मानते नहीं, जबकि ये क्या है, समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के पीछे व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं, अगर इनके कारणों पर विचार करें, किस पर, कभी विचार नहीं तो विचारों के पीछे आप देखेंगे कि बालक की व्यवहार संबंधी इन समस्याओं को अध्ययन करें तो मुख्यतः कुछ चीजें निकल कर आएंगी। पहले जैसे वंश परंपरा, ये समस्या किस कारण से है, तो माता पिता के साथ ऐसी चीजें थी और इसलिए बालक में।
दूसरा एनवायरमेंट, वातावरण का प्रभाव है। तीसरी चीज है दोषपूर्ण संबंधी कारण। एक विचारक हुए वाटसन, उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक कारण है, कई बच्चे हकलाते तुतलाते इन्हीं कारणों से। इसके अलावा कमियां और दुर्बलताएं हैं जो बच्चों में देखी जाती है, उन कमियों को छुपाने के लिए वो व्यवहार उनका असमान हो जाता है। आदतें कुछ गलत पड़ जाती हैं, उन आदतों के कारण ये होता है। फैमिली बैकग्राउंड है, पारिवारिक कारण है, जिसमें माता पिता अत्यधिक, किसी की मृत्यु हो गई समय से पूर्व, कोई अत्यधिक कठोर व्यवहार करता है, कहीं सौतेली माँ बाप है। इसके अलावा टीचर, आप लोगों का भी रोल है, कई बार टीचर अत्यधिक कठोर व्यवहार करते हैं, इसलिए किसी एक शिक्षक के प्रति असमान होता या व्यवहार, अस्पष्टता, चीजों को ना कह पाना या आपको देखकर हकलाने जैसी प्रवृत्तियां होने लगती हैं। और इसके अलावा मूल प्रवृत्तियों का दमन, कई बार बच्चे की छोटी छोटी चीजों को ही दबा दिया जाता है, इसके कारण भी उसकी भावना ग्रंथि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका व्यवहार असमान होता नजर आता है। तो ये सारे व्यवहार संबंधी समस्या, अब इनका निदान कर दें आप जाएं तो जैसे शैशवावस्था में बालक कर रहा था वह, तो यहां पर आप उसका निदान क्या करेंगे? तो निदान इस तरीके से कर सकते हैं, बालक को कभी डराएं नहीं, डांटे भी नहीं, उसके भय को दूर करने का प्रयास करें, प्रशंसा करें, साहसिक कार्य में साथ में, कठोरता का व्यवहार ना करें। ये आप करेंगे तो बच्चे का भय दूर हो जाएगा। अंगूठा चूसने आदि में आप उसे समझा सकते हैं, ये काम प्रवृत्ति के कारण बालक कर रहा होता है, या उसे भूख लगी होती है और चीजें प्राप्त नहीं होती, तब उसे मिटाने के तो कोशिश करें उसे उपयुक्त पोषण आहार दें, इन सारी चीजों को करें, समझाएं। ना माने तो कुछ ऐसी चीजें जो उससे हानि ना पहुंचाएं बल्कि उसे दूर करें इस प्रवृत्ति से, उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिर्च आदि का थोड़ा सा लेप कर देना, लेकिन संभल कर, ऐसा नहीं कि वो आंखों में मल ले तो वो असामान्य स्थिति हो सकती। इसके अलावा बाल्यावस्था में देखें, जैसे कपड़ों में मलमूत्र करता है, इस चीज को डॉक्टर को दिखाएं, डांट डपट ना करें, भयावह चीजें ना बच्चा देखे, इन चीजों से बचाएं। साथ ही उससे अत्यधिक वो थक ना गया उसको देखें, उपयुक्त पोषण आहार देंगे, विकृति दूर हो जाएगी। ठीक है, भयभीत आदि होने के कारण पेट की खराबी से अक्सर होता है, इसलिए पर्याप्त मेडिसिन का प्रयोग करें, उपचार कराएं। क्रोध करने की स्थितियां बच्चे में देखी जाती हैं, तो अत्यधिक बच्चों को हमेशा दबाया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, विद्यालय में भी अत्यधिक कार्य होता है। तो इन चीजों को समझें और बच्चे के साथ वार्तालाप करेंगे तो ये चीजें दूर होंगी। इसमें आपको उसके साथ हास्य विनोद थोड़ा सा करते रहना है, डांटे डपने से दूर रखें, क्रोध ना अत्यधिक आए, निर्दोष बच्चा हो तो उसे दोष ना लगाएं। साथ ही कोशिश ये करें कि जो उसके अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा करें, उससे स्वीकृति कराएं उसकी गलत कार्यों की, उसकी रुचि पर ध्यान दें, उसके सामर्थ्य वो कितना कर सकता है इस पर दें, क्रोध की स्थिति सामान्य हो जाएगी। असत्य अगर बालक बोलता है तो उसके पीछे कारण है, आप हमेशा ऐसी कहानियां अन्य चीजों को दें और बताएं कि सदा सत्य बोले, बच्चे में ये प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो ये कारण है, इन कारणों को इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। वहीं किशोर की बात करें हम तो किशोर अवस्था में जैसे बच्चे आवारा घूमते हैं तो कोशिश करिए उनके साथ समय व्यतीत करें, साथ ही रोचक आदि चीजों का भ्रमण कराएं, ये प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। आवारा घूमने की शाला का ऐसा वातावरण बनाएं, शिक्षक स्वयं उनके मित्र बने, ये सारी चीजें दूर होंगी। नाखून आदि काटने की स्थितियां, ये व्यवहार जो नजर आता है ये असमानता की स्थिति है, तो कोशिश करें वयस्कों को समझाएं, नल कटर आदि का प्रयोग करें, साथ ही उन्हें समझाएं, उनके चेतना में ये चीजें डालें कि क्या सही क्या गलत, उनके अंदर विश्वास जगाएं। अविश्वास के कारण अक्सर बच्चे ये करते हैं। धूम्रपान आदि की स्थितियों से दूर करने के लिए गणमान्य लोगों से, पालकों से, महान व्यक्तियों के उदाहरण दें, बच्चों और साथियों के साथ साथी बनकर बात करें, ये प्रवृत्ति दूर होगी। गृह कार्य न करने के पीछे का कारण जाने, एकांत स्थान आदि की स्थितियों में बालक है तो उसके साथ सहगामी बने, गृह कार्य न करने का कारण जान के या अरुचि का कारण जान के उसे दूर करने का प्रयास करें कौशलों और विधियों के द्वारा। साथ ही आज्ञा न मानने का कारण क्या है, तो कहीं ठेस पहुंची है तो दोस्ती मित्रता से मानसिक विकृति को दूर करने का प्रयास करें। टीचर हकलाने आदि की स्थितियां या तो यह समस्या हो सकती है या सामयिक की स्थिति हो सकती है, या टॉन्सिल आदि के कारण भी उपचार करें, समझाएं, उसकी शर्म हया आदि चीजों को दूर करें, धैर्यपूर्वक बालक को सुने, या जितना वो सही कह पा रहा है उसकी प्रशंसा करें, बल दें, विश्वास दिखाएं, समस्या दूर हो जाएगी। यौन विकृति के लिए बात करें, ऐन्द्रिक उत्तेजना आदि के विषय पर जानकारी दें। एक वयस्क एक
माता पिता के साथ इस विषय को छुपाए ना, बल्कि उनकी जिज्ञासाओं को वैज्ञानिक तरीके से अगर आप दूर करें तो आप देखेंगे बालक की व्यवहार संबंधी समस्त समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ये आपका विषय मेंटल हेल्थ खत्म हुआ। कल चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इतना बड़ा था भाई का ये मैं चीजन को मार दो पूरा मेंटल हेल्थ का हो जाम हो गएगा। कितना होगा 40 मिनट नहीं हुआ 30 मिनट हो सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।